कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की पिछली क्लासेस में हम अध्ययन कर रहे थे प्रथम यूनिट को, पहली यूनिट, और उस पहली यूनिट के अंतर्गत हम जो दूसरा पार्ट है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका अध्ययन कर रहे थे। मात्रक और मापन के अंतर्गत हम पिछली क्लासेस में अध्ययन कर रहे थे लंबाई का मापन किस प्रकार से होता है। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि बड़ी दूरियों या बड़ी जो लंबाई होती हैं उनका मापन किस प्रकार से करते हैं, उसमें हमने विभिन्न विधियों को देखा। आज की इस क्लास में हम लंबाई के मापन के अंतर्गत जो छोटी दूरियां हैं उनका मापन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे। देखते हैं छोटी दूरियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो छोटी दूरियों का मापन दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा बड़ी दूरियों का मापन दो प्रकार से कर सकते हैं, वैसे ही छोटी दूरियों का मापन भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। बड़ी दूरियों का मापन हम दो प्रकार से, कौन कौन सी विधियां थी? प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो उसी प्रकार से छोटी दूरियों के मापन की भी दो विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो कहने का अर्थ है बड़ी दूरियों के मापन की भी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और इसी प्रकार से छोटी दूरियों के मापन के भी दो तरीके हैं। दो प्रकार से हम मापन कर सकते हैं छोटी दूरियों का, प्रत्यक्ष विधि द्वारा और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, डायरेक्ट मेथड द्वारा और इनडायरेक्ट मेथड द्वारा। तो देखते हैं इसमें आगे। पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो पहले ही है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड द्वारा छोटी दूरियों का मापन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं क्या उपकरण है। इस विधि के द्वारा छोटी दूरियों का मापन प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होती हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, या सुरंगन सूक्ष्मदर्शी टनलिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं। इनके माध्यम से आप क्या करते हैं? प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या करते हैं? छोटी दूरियों का मापन करते हैं। जो ये माइक्रोस्कोप्स हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है यानी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, या सुरंगन सूक्ष्मदर्शी है, टनलिंग माइक्रोस्कोप्स हैं। इन सूक्ष्मदर्शियों का, इन माइक्रोस्कोप्स का प्रयोग करके आप छोटी दूरियों का मापन करते हैं। अब कहाँ तक हम इन सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करके कहाँ तक कितनी छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इसकी सहायता से, यानी इनकी सहायता से, जो ये आपके पास माइक्रोस्कोप्स होती हैं, इनकी सहायता से हम 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक की छोटी दूरियां नाप सकते हैं। डायरेक्ट हमने इन सूक्ष्मदर्शियों, जिस वस्तु को हमको देखना है, छोटी वस्तुओं को देखना है, तो उस ओर हम क्या कर देते हैं? इन माइक्रोस्कोप्स को रख देते हैं और इन माइक्रोस्कोप्स की सहायता से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उनकी दूरियों को नाप लेते हैं। ठीक है ना? उन सूक्ष्म वस्तुओं को हम माप लेते हैं, यानी छोटी दूरियों का मापन हम कर लेते हैं इन सूक्ष्मदर्शियों की सहायता से। कितनी है दूरियां? छोटी दूरियां, उनकी रेंज क्या है, क्या परिसर है उनका? 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक, इतनी जो छोटियां दूरी, इस बीच की जो छोटी दूरियां हैं उनका मापन हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा करते हैं। और उसमें इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप्स का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इससे छोटी दूरियों का अगर हमें मापन करना है तो हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा उनको नहीं कर पाते हैं। उनका मापन करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, तब हम इन विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। अब क्या है इसमें अप्रत्यक्ष विधि में? तो अप्रत्यक्ष विधि में देखो, अप्रत्यक्ष विधि में 10⁻10 या 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हम 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम से जो छोटी दूरियां होती हैं उनका मापन करते हैं। ठीक है।
कहाँ से? 10 की घात ऋण 10 मीटर से छोटी, यानी 1 एंगस्ट्रॉम से जो छोटी दूरियां होती हैं उनका मापन किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुछ विधियां हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहली विधि कौन सी है अप्रत्यक्ष विधि में। तो जो ये पहली विधि है अप्रत्यक्ष विधि में, इसमें है एवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। एवोगाद्रो एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा कार्य किए। तो उन्हीं की एक विधि है अप्रत्यक्ष विधि, जिससे हम छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास हमको मालूम है पदार्थ होता है, और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो वो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की त्रिज्या को हमको ज्ञात करना होता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है। तो परमाणु की त्रिज्या यानी जो उसकी दूरी है, परमाणु की त्रिज्या की जो दूरी है, उसको हम एवोगाद्रो विधि द्वारा, जो अप्रत्यक्ष विधि है एवोगाद्रो विधि, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ होता है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारे परमाणु होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये हमने एक बॉक्स टाइप का लिया, मान लीजिए कोई पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें क्या होंगे? बहुत सारे परमाणु होंगे। ये इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे। ये कुछ परमाणु हमने दिखाए हैं इसके अंदर। ये पदार्थ है, बाहर ये जो बॉक्स दिखा रहा है कोई मान लीजिए पदार्थ है, और इसके अंदर ये क्या है? जो पीले रंग के ये दिख रहे हैं, ये परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना, परमाणु है इसके अंदर। अब आप देखें, जो इस पदार्थ के अंदर ये परमाणु है, ये पीले रंग से जो दिखाई दे रहे हैं, ये सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, गोले के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये परमाणु है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच खाली स्थान है। देखो यहाँ पर एक खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, यहाँ पर ये फिर खाली स्थान है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है। परमाणु के भीतर एक खाली स्थान है। यानी कह सकते हैं आप कि पदार्थ के भीतर परमाणु जो होता है पूरा स्थान नहीं घेरता है। पदार्थ के भीतर जो परमाणु होते हैं उस पदार्थ का पूरा स्थान नहीं घेरते हैं, यानी कुछ स्थान पदार्थ के भीतर खाली रह जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के भीतर जो ये परमाणु हैं, जो पदार्थ के भीतर जो क्या है परमाणु, उनके द्वारा घिरा कुल आयतन, जो पदार्थ के भीतर क्या है परमाणु जो हैं उनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन, जो पदार्थ का कुल आयतन है उससे कम होता है। बात समझ आ रही? क्यों होता है कम? क्योंकि इसके बीच में कुछ स्थान खाली रहता है परमाणु के बीच में। परमाणु एक गोल आकृति है, आप किसी बॉक्स में अगर बहुत सारी गोलियां डाल दें तो उनके बीच में कुछ न कुछ स्थान क्या रहेगा? खाली रहता है। तो इसी प्रकार से पदार्थ के भीतर भी रहता है, के भीतर भी परमाणु के बीच कुछ स्थान क्या रहता है? खाली रहता है। और ये कितना भाग खाली रहता है? 1/3 भाग खाली रहता है, बाकी 2/3 पदार्थ के कुल आयतन का 1/3 भाग तो खाली रहता है, और पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 भाग ही परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन होता है। बात समझ में आ रही? तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के भीतर जो ये परमाणु होते हैं इनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन कितना होता है? जो पूरा पदार्थ है उसका जो कुल आयतन होगा उसका 2/3, 2/3 गुना पदार्थ का जो कुल आयतन है उसका 2/3 गुना पदार्थ का, जो इस पूरे पदार्थ का जितना आयतन होता है, मान लीजिए इस पूरे पदार्थ का आयतन V, ठीक है, तो इस V का 2/3 क्या होगा? इस पदार्थ के भीतर जो परमाणु हैं ये इनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन, ठीक है। तो इसको हम आगे एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं। ये क्या होता है? ये पदार्थ के सभी परमाणु, जो सभी परमाणु है पदार्थ, जो अभी हमने देखे जैसे पीले रंग के जो परमाणु थे पदार्थ के भीतर, पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घिरा कुल आयतन बराबर कितना होता है? 2/3 गुणा पदार्थ का कुल आयतन, यानी पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 होता है पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन। यानी कहने का अर्थ यह है कि 2/3 तो परमाणु द्वारा घिरा हुआ आयतन होगा, और जो रिक्त स्थान होगा वो कितना होगा? 1/3। एक में से 2/3 घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1/3। तो 1/3 स्थान पदार्थ के भीतर खाली रहता है, ठीक है। तो हमें खाली से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमने यही सूत्र का प्रयोग करना है आगे कि पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा, पदार्थ के अंदर जितने परमाणु हैं उनके द्वारा जो घिरा हुआ कुल आयतन होता है वो क्या होता है? पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 गुना।
तो इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसका आगे हमने प्रयोग करना है। समीकरण नंबर 1 है, इसका हम आगे इसमें मान रखेंगे, तो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए आगे जो अभी हमने पदार्थ लिया, मान लीजिए उसका कुल कितना द्रव्यमान है, m है। हमारे पास कुल कितना द्रव्यमान है उस पदार्थ का, स्मॉल m। जो पदार्थ हमने लिया है मान लीजिए उसका परमाणु भार कितना है, कैपिटल M है। और एवोगाद्रो आप संख्या जानते हैं, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं एवोगाद्रो संख्या को। एवोगाद्रो संख्या कैपिटल N बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं, वो एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अगर इतनी परमाणु की संख्या है किसी एक मोल में, ठीक है ना, तो ये एवोगाद्रो संख्या होती है। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है N बराबर, कैपिटल N बराबर 6.023 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो अब देखें आगे इसमें, तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। 1 ग्राम हमने पदार्थ लिया अगर, तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो संख्या जितनी, n बटा उसका परमाणु भार, ठीक है। अगर किसी पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M है और एवोगाद्रो संख्या n का मान आपको मालूम है 6.023 गुणा 10⁻23 है, तो 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगाद्रो जो संख्या n बटा उसके परमाणु भार से भाग दे देते हैं, n बटा m हो जाएगी, ठीक है। ये तो 1 ग्राम में है। हमारे पास कुल कितना है, कितना ग्राम पदार्थ है, m ग्राम, स्मॉल m ग्राम। तो 1 ग्राम में इतने परमाणु की संख्या हो गई, तो स्मॉल m ग्राम में कितने पदार्थ की संख्या हो जाएगी, इस n बटा m को किससे गुणा कर देंगे, स्मॉल m से। कितना हो जाएगा, स्मॉल m गुणा कैपिटल N अपॉन m। जो ये क्वांटिटी है इसको किसके साथ गुणा कर देंगे, स्मॉल m से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी m ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, ये m ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, जो ये क्वांटिटी थी n बटा m, इसको कितने से गुणा कर दिए, इस स्मॉल m से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए जो ये परमाणु था हमारे पास, जो पदार्थ अभी हमने पीछे देखा था, उसमें हमने बोला था जो पीले रंग का वो गोला था, वो क्या है, एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक परमाणु है पदार्थ का, एक परमाणु लिया और इसकी त्रिज्या हम ले रहे हैं, इसका ये सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये परमाणु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, माना परमाणु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी त्रिज्या, उसके परमाणु जो उसमें उपस्थित परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक। तो आयतन कितना होता है, अगर मान लीजिए r त्रिज्या है किसी गोले की, मान लीजिए गोला है, इस गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। जहाँ r क्या है, इस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ स्मॉल r क्या है, उसकी त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने इस परमाणु की जो त्रिज्या मानी वो कितनी मानी, स्मॉल r हो गई। तो इसका जो आयतन होगा कितना हो जाएगा, इस परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, यानी एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक परमाणु द्वारा घिरा आयतन, या एक परमाणु का आयतन जो भी है, एक परमाणु का आयतन या एक परमाणु द्वारा घिरा आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब देखिए हमारे पास कुल कितने परमाणु हैं, अभी हमने पीछे देखा हमारे पास कुल परमाणु हैं m गुणा n बटा m, ठीक है। ये m ग्राम पदार्थ में कुल परमाणुओं की हमारे पास संख्या है, यानी पूरे पदार्थ में कुल कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं कुल पदार्थ में, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे कि जो पदार्थ हमारे पास है उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन, यानी इतने परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन कितना हो जाएगा, इसका गुणा किससे कर देंगे, एक परमाणु के आयतन से। गुणा कितना हो जाएगा, ये 4/3 पाई r क्यूब। ये तो एक पदार्थ, एक परमाणु का आयतन है, उसको जितने टोटल परमाणु की संख्या उससे गुणा कर देंगे तो उतने परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये पदार्थ के सभी परमाणु, पदार्थ में जितने परमाणु हैं सभी परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन कितना हो जाएगा, जितने कुल परमाणु कितने हमारे पास, m गुणा n बटा m गुणा एक परमाणु का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब से गुणा कर देंगे। तो ये टोटल हमारे पास पदार्थ में जितने परमाणु हैं उनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन हो गया, यानी पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन हो गया, ठीक। अब आगे देखें इसमें,
कि माना जो पदार्थ है, जो पूरा पदार्थ है, उसका कुल आयतन कितना है, कैपिटल वी है, वॉल्यूम वी। कुल पदार्थ, जो पूरा पदार्थ है, ये तो परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन आया है, ये ऊपर वाला। और जो ये वी है, कैपिटल वी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, पदार्थ का कुल आयतन है, कुल आयतन है पदार्थ का। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 से अभी हमने देखा था, समीकरण नंबर 1 जो पीछे हमने देखा था, उसमें क्या था, हमने बताया था आपको कि पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल जो आयतन होता है बराबर होता है 2/3 पदार्थ के कुल आयतन का। जो पदार्थ का कुल आयतन है उसका, उस आयतन का 2/3 गुना क्या होता है, पदार्थ के भीतर जो परमाणु हैं उनके द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन होता है। बाकी 1/3 क्या होता है, खाली होता है। आयतन क्या होता है, खाली होता है 1/3 पदार्थ के भीतर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो पदार्थ के सभी परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन कितना है, ये है m, ये जो हमने यहाँ पर ये निकाली है क्वांटिटी, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर 2/3 गुणा पदार्थ का कुल आयतन कितना है, हमने यहाँ पर कितना लिया, v लिया, तो इस मान को यहाँ पर रख देते हैं, ये हमने रख दिया। ये पदार्थ के सभी परमाणु द्वारा घिरा हुआ कुल आयतन कितना हो गया, ये आ जाएगा, जो यहाँ पर ये हमने लिखा है, m गुणा n/m गुणा 4/3 पाई r³ बराबर 2/3 गुणा v, क्या हो गया, ये पदार्थ का कुल आयतन v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये m n/m, ठीक है, गुणा कितना है, ये 4/3 पाई r³ और ये बराबर है 2/3 गुणा v है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये m कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर बटे में चला जाएगा, और ये mn कहाँ जाएगा, नीचे हर में आ जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, तो और ये 4 भी कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और पाई भी बटे में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ केवल हमने r³ रखना है, r³ यहाँ रहेगा, तो इधर कितना आ जाएगा, देखो ये 2 गुणा v, ठीक है, 2 गुणा v, और ये बटा पूरे का बटा आ जाएगा ये, और v गुणा यहाँ ये m भी आ जाएगा, m, ये वाला m जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा बटे में। ठीक है, 2vm, ये m यहाँ बटे सॉरी गुणा में चला जाएगा, v के साथ गुणा हो जाएगा कैपिटल M, और ये mn 4 पाई कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, mn और गुणा 4 पाई, ये बटे में आ गया। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो नीचे कितना बच गया हमारे पास 2 पाई mn, और ऊपर कितना बच गया, vm। ठीक है, ऊपर बच गया हमारे पास vm, r³ बराबर ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ऊपर बच गया vm, कैपिटल vm ऊपर बच गया अंश में, और बटा हर में कितना आ जाएगा, ये mn, स्मॉल m इंटू n इंटू 2 पाई, या 2 पाई mn, और ऊपर vm। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह आपने लिख दिया यहाँ पर, r³ vm ऊपर अंश में बच गया, अभी हमने देखा, और 2 पाई nm ये आ गया आपके बटे में हर। ठीक है, अभी हमने सॉल्व करके ये देखा, तो इसी को मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, r³ बराबर vm बटा 2 पाई कैपिटल nm। अब ये हमें किसका मान निकालना है, परमाणु की त्रिज्या निकालनी है, यानी r का मान निकालना है, ये r³ का मान है। तो ये क्यूब दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, इस पूरी राशि का 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इधर r³ था, इधर जाके क्या हो जाएगा, इस पूरी राशि का 1/3 होगा, तो r का मान आ गया, ये r बराबर vm/2 पाई nm और पूरे की घात 1/3। तो ये मान होगा क्या, ये मान है अब परमाणु की त्रिज्या। तो इस प्रकार से आप एवोगाद्रो विधि द्वारा ये परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं। एवोगाद्रो ने क्या कहा कि कोई पदार्थ जो होता है उसके भीतर जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो संपूर्ण स्थान नहीं घेरते हैं, बल्कि उन परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ जो कुल आयतन होता है उस पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 भाग होता है, बाकी 1/3 भाग क्या होता है, रिक्त होता है। तो उसके आधार पर हमने ये निकाला परमाणु की त्रिज्या, r बराबर होता है vm/2 पाई nm पूरी की घात 1/3। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये v क्या है, पदार्थ का आयतन हम ज्ञात होगा, हम ज्ञात कर लेंगे पदार्थ का आयतन, अगर हमें ज्ञात है m
जो पदार्थ है उस पदार्थ का परमाणु भार हमें ज्ञात है। 2 कांस्टेंट राशि है, पाई का मान आप जानते हैं 3.14 या 22/7। एन क्या है, एवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 आप जानते हैं। और जो एम है, एम क्या है, पदार्थ का द्रव्यमान। अगर हमें ये चीज़ें मालूम है, ये ज्ञात है, तो हम उस परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं, जिस पदार्थ की त्रिज्या हमने ज्ञात करनी। ठीक है, जो पदार्थ हमने लिया हुआ है उसकी त्रिज्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किसी पदार्थ के परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है। अब दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। दूसरा मेथड है इसमें आणविक व्यास का निर्धारण करना। यहाँ पर हम एक अम्ल लेते हैं, ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास ज्ञात करना। ठीक है, एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑलिक अम्ल के अणुओं का हमने व्यास ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से आणविक व्यास का निर्धारण करते हैं, या ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। और ये छोटी दूरी का मापन है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर आणविक व्यास का निर्धारण या ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास ज्ञात करना, तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें पहले हम स्टेप वाइज देखेंगे हमने क्या करना है। तो आप जानते हैं जो पदार्थ है, कोई पदार्थ के भीतर क्या होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। तो हमने यहाँ पर अणुओं का व्यास निकालना है। तो उन अणुओं का जो अणु होता है वो किस आकार का होता है, गोलाकार होता है, आप जानते हैं। तो हमने उसका व्यास किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए पहले हमने एक मिश्रण बनाना होता है। तो देखते हैं इसमें पहले स्टेप में क्या करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेना है, और उसके साथ 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लेना है, ऑलिक अम्ल लेना है, और उसका मिश्रण बनाना है या घोल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे आप सबसे पहले आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया। ठीक है, और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब इतना आयतन का एल्कोहल लिया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया आपने, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, ऑलिक अम्ल लिया, और उसका मिश्रण बनाया, उसका घोल बनाया, उसका मिश्रण या घोल उनको मिला लिया, घोल बना लिया। अब क्या करना है, जो ये घोल बना, इस घोल में से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल ले लेना। ठीक है, जो ये घोल बना, ये पहले स्टेप में जो आपने घोल बनाया या मिश्रण बनाया, इस मिश्रण या घोल का क्या ले लेते हैं आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, उस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आप ले लेते हैं। ठीक है, अब जो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने घोल लिया, मिश्रण लिया, इसमें फिर क्या मिलाते हैं, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल पुनः मिलाते हैं और एक नया घोल तैयार करते हैं। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने ये पहला जो घोल बना था एल्कोहल और ऑलिक अम्ल का, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने ले लिया। क्या किया आपने, ध्यान से समझिए पहले कि 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल लिया, दोनों को मिलाया, मिश्रण या घोल बनाया। अब जो मिश्रण या घोल था उसमें से क्या लिया आपने, 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल ले लिया, मिश्रण ले लिया। अब उस मिश्रण जो 1 सेंटीमीटर क्यूब मिश्रण या घोल लिया, उसमें फिर से क्या मिलाया आपने, पुनः क्या मिलाया आपने, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिलाया और एक नया घोल तैयार किया। तो अब जो ये नया घोल है, इस नए घोल की जो सांद्रता हो जाएगी, कितना होगा, इस घोल की सांद्रता C से प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता C बराबर 1/20 गुणा 20। 20 क्यों हुआ 1/20, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल में आप क्या मिला रहे हैं, पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिला रहे हैं, फिर दोबारा 20 सेंटीमीटर एल्कोहल मिला रहे हैं, तो 20 गुणा 20 हो जाएगा। तो 20 गुणा 20 कितना हुआ, 400। तो इसकी सांद्रता कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1/400, 1/20 गुणा 20 कितना हो गया, 400, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल प्रति एल्कोहल, इतना इसकी सांद्रता हुई। ठीक, ये डिपेंड करेगा आप कितना ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 30 लिया आपने, अब फिर ये दोबारा भी 30 लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी सांद्रता, 1/30 गुणा 30 यानी 1/900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आप जो एल्कोहल ले रहे हैं वो किस अनुपात में ले रहे हैं, एल्कोहल और ऑलिक अम्ल का जो अनुपात ले रहे हैं किस अनुपात में ले रहे हैं, उस हिसाब से उसकी सांद्रता होगी। तो यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब पहले लिया, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब बाद में लिया, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इस घोल की सांद्रता, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आगे देखें।
अब माना इस घोल की n बूंदे जल के ऊपर डालते हैं। अब जो ये घोल लिए जिसकी सांद्रता 1/400 सेंटीमीटर क्यूब आई, जिस घोल की लास्ट में जो आपको अभी मिला ये इससे पहले 1/400 सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता जिस घोल की है, मिश्रण की है, उस घोल की बूंदे आपने किसके ऊपर डालनी है? जल के ऊपर, पानी के ऊपर डालनी है धीरे धीरे, जिससे कि उसके ऊपर, पानी के ऊपर इस घोल की एक पतली फिल्म बन जाए। और कितनी बूंदे डालनी है? आप मान लीजिए n बूंदे डाली, 10 डाली, 20 डाली, 30 डाली, n का मान कुछ भी हो सकता है। एक बूंद, एक एक करके आपने बूंद डालनी है और एक फिल्म पानी के ऊपर बनानी है। और कितनी बूंदे डाली? मान लीजिए आपने n बूंदे डाली। तो अब क्या होता है कि समय के साथ साथ, जैसे जैसे समय, आपको समय के लिए उसको ऐसे रखते हैं, उस चीज़ को बूंदे डालकर जब फिल्म पूरी बन जाएगी तो कुछ समय के लिए आप वैसे रखते हैं उस चीज़ को। तो क्या होता है कि समय के साथ साथ जो अल्कोहल है उसमें, वो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है, वो उड़ जाता है। ठीक है, जो घोल में अल्कोहल आपने मिलाया था वो धीरे धीरे उड़ जाता है, और जो फिल्म बनेगी उसके ऊपर, जल के ऊपर किसकी फिल्म रह जाती है? केवल ऑलिक अम्ल की फिल्म ऊपर बच जाती है। बात समझ में आ रही? आपने घोल बनाया है, पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल लिया, दोनों को मिलाया, घोल बनाया, मिश्रण बनाया उसका। फिर उसमें से, उस घोल में से केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने घोल लिया, और उस घोल में पुनः क्या मिलाया आपने? अल्कोहल मिलाया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिलाया। ठीक है, अब जो ये बना आपका, वो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता का आपके पास क्या आया? अल्कोहल आया, सॉरी, मिश्रण आया सांद्रता का। उस मिश्रण या घोल की n बूंदों को आपने पानी के ऊपर डालनी है और एक पतली फिल्म बनानी है, और उसको कुछ देर वैसे ही छोड़ देना है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो क्या होगा? जो अल्कोहल होगा उससे वाष्पीकृत हो जाएगा, और पानी के ऊपर केवल ऑलिक अम्ल की एक पतली फिल्म बची हुई रह जाती है। तो यहाँ पर हम चित्र से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये कोई बर्तन है, आपने ये बर्तन लिया, इस बर्तन में आपने क्या लिया? पहले ये जल लिया, इस तरह से पानी लिया आपने, ये आपने जल ले लिया। ठीक है, ये बर्तन लिया आपने, एक बर्तन में आपने ये जल लिया। अब इस जल में क्या डालिए आपने? ये n बूंदे डालिए। जो ये घोल लिया आपने 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का जो ये घोल था, इसकी कितनी बूंदे डालनी है इस जल के ऊपर? n बूंदे डालनी है। कितनी बूंदे डालनी है? n बूंदे डालनी है। तो n बूंदे आप डालेंगे इसके ऊपर, ये एक छोटी फिल्म बनेगी इस तरह से, और ये क्या होगा? ये बूंदे डाल रहे हैं आप। कितनी बूंदे डाली? मान लीजिए आपने ये n बूंदे डाली उस घोल की। उस घोल की कितनी बूंदे डाली है? n। ये n बूंदे आपने डाल दी। अब इसको ऐसे रख देना है कुछ समय के लिए। तो समय के साथ साथ क्या होगा? जो इसमें, जो इस घोल में, जो ये घोल था, इस घोल में क्या था? यहाँ इस घोल में क्या था? जो अल्कोहल भी था, ऑलिक अम्ल और अल्कोहल दोनों थे। अब समय के साथ साथ यहाँ से क्या हो जाएगा? जो अल्कोहल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर केवल अब क्या बच जाएगी? यहाँ क्या बच जाएगी? केवल ये ऑलिक अम्ल की फिल्म बन गई। देखो ये पतली जो ये फिल्म है, ये पीली लाइन, दो पीली लाइन के बीच आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये जो ये दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये क्या पतली किसकी फिल्म बनी? ऑलिक अम्ल की एक फिल्म बनी। तो मान लीजिए जो ये फिल्म बनी, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? कैपिटल A है। कितना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? इस जो ये ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है गोले, उसके बीच जो ये फिल्म बन रही है वो कितनी है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की कितना है? A है, कैपिटल A है। और इसकी जो, इस फिल्म की जो मोटाई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इस फिल्म की मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, ये छोटी जो फिल्म है जहाँ तक ये हरा है, हरी बूंदे हैं, तो ये एक फिल्म जो बन रही है उसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल t है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कि माना प्रत्येक बूंद का आयतन कितना है? जो अभी आपने ये जो ऑलिक अम्ल की जो बूंदें हैं जल के ऊपर, उसका आयतन कितना है? एक बूंद का आयतन v है। एक बूंद का आयतन कितना है? v, कैपिटल V है। तो घोल में कितनी बूंदें हैं आपके पास? n बूंदें। n बूंदें आपने डाली तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा? nv। एक बूंद का आयतन v है तो n बूंदों का आयतन nv हो जाएगा। तो अब घोल में ऑलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा? जो घोल है, पूरा घोल है जो आपने बनाया, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब सांद्रता का जो घोल आपने बनाया, उस घोल का जो आयतन होगा, घोल में ऑलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा? उसके आयतन का 1/400, उसकी सांद्रता 1/400 है, तो NV गुणा 1/400। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। ये घोल में ऑलिक अम्ल का आयतन हो गया।
जो घोल में ऑलिक अम्ल इतना होगा, NV गुणा 1/400। ठीक है, घोल में अल्कोहल भी है और ऑलिक अम्ल भी है, तो उसमें कितना ऑलिक अम्ल है तो इतना ऑलिक अम्ल होगा, NV गुणा 1/400, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी है ऑलिक अम्ल की, उसमें 1/400। अब देखो, जो अभी हमने चित्र बनाया, हमने कहा था उसमें कि जो फिल्म बनी है उसका क्षेत्रफल कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिया हमने, A, कैपिटल A, और उसकी मोटाई अभी हमने दिखाई आपको पीछे, कितनी थी उसकी मोटाई, स्मॉल t हो। ठीक है, तो अब इसके अनुसार ये क्षेत्रफल हो गया और मोटाई होगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी आयतन निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, घोल में ऑलिक अम्ल का आयतन, हमने कहा था कि उसमें से अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है, तो केवल क्या बचता है आपके पास, केवल क्या बचेगा, ऑलिक अम्ल बचेगा। अभी चित्र में हमने देखा, तो उस ऑलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणा मोटाई, आयतन हो जाएगा। 3 विमाएं हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होते हैं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ हम मोटाई का गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। किसका आयतन आ जाएगा, उस घोल में ऑलिक अम्ल जो फिल्म बनी है उसका आयतन, तो यानी ऑलिक अम्ल का आयतन। तो यह समीकरण नंबर 2 हो गई। तो आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में ये भी घोल में ऑलिक अम्ल का आयतन है और ये भी घोल में ऑलिक अम्ल के आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, ये हमने क्षेत्रफल और मोटाई के हिसाब से निकाला, ये सांद्रता के हिसाब से निकाला। तो ये 1 और 2 नंबर जो समीकरण है दोनों एक ही चीज को दिखा रही है, यानी हम समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 से जो मान है, समीकरण नंबर ये 80 कहाँ से आया, समीकरण नंबर 2 से, अरे NV गुणा 1/400 कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से। तो ये मान दोनों बराबर हैं, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ आगे, यही चीज़ जो हमने पीछे लिखी थी, 80 बराबर NV गुणा 1/400, जो पीछे लिखा था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से हमने T का मान निकालना है, तो A कहाँ जाएगा, ये A कहाँ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये T बराबर ये NV और ये A 400 के साथ गुणा हो जाएगा, 400A। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, जो फिल्म है उस फिल्म का मोटाई या व्यास, फिल्म की मोटाई, और जो फिल्म की जो मोटाई है वो किसके बराबर है, उसके व्यास के, उस ऑलिक अम्ल का व्यास के बराबर है। आपने अभी देखा होगा वहाँ पर जो हमने ये फिल्म ली थी, वहाँ पर हमने इसके और इसके बीच की ये दूरी कितनी ली थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली थी, T। तो ये जो T है यही क्या है, इसका व्यास भी कहलाएगा। जो ये हमने हरे रंग का, वो बर्तन के अंदर हमने हरे रंग का जो ऑलिक अम्ल लिया था उसकी जो बूंद ली थी हमने, N बूंदें ली थी, तो यही क्या हो जाएगी, जो इस T है यही क्या दर्शाएगी, इस ऑलिक अम्ल के व्यास को दर्शाएगी। तो हमारे पास अगर N मालूम है कि कितनी बूंदें हमने डाली हैं उसमें ऑलिक अम्ल की, ठीक है, जल के ऊपर, V हमें मालूम है, 1 बूंद का आयतन अगर हमें मालूम है, 400 सांद्रता निकाल सकते हैं आप। सांद्रता निकालना आपको मैंने बताया किस प्रकार से वहाँ पर सांद्रता आप याद करते हैं। और A उसका क्षेत्रफल, उस फिल्म जो फिल्म बन रही है उसके ऊपर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, फाइनली T का मान मिल जाता है। और वही T क्या होता है, जो T आपको मिला है वही क्या है, किसका व्यास है, उस ऑलिक अम्ल का व्यास। तो इस प्रकार से आप ऑलिक अम्ल का व्यास याद कर सकते हैं। ठीक।